नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक। और वक्त संशोधन बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतरिम आदेश जारी कर दिया है। अंतरिम आदेश की कुछ बड़ी बातों पर हम चर्चा करेंगे और कहीं ना कहीं सरकार को भी एक तरह से थोड़ा सा मौका दिया गया है कि अपनी बात रखें, लेकिन कहीं ना कहीं कानून को लेकर क्वेश्चन मार्क से लेकर उसके सपोर्ट में और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। मतलब काफ़ी उलझा पहलू दिखाई पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कहना क्या चाह रहा है, सरकार सही है या गलत है, या क्या संवैधानिक प्रक्रियाओं पर बात कर रही है। सब कुछ डिटेल में चर्चा करने की कोशिश करेंगे जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाए। आपको बता दें कि वक्त संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन, आज के दिन यानी कि 17 अप्रैल को भी चर्चा हुई। कल भी पिछले दिनों चर्चा हुई थी, तो उसने कहा था कि आदेश तो हम जारी नहीं करेंगे, लेकिन एक और सुनवाई करेंगे और फिर उसके बाद सरकार को मौका देंगे कि वो अपनी बातों को रखें। कोर्ट ने केंद्र सरकार को कानून पर जवाब देने के लिए 7 दिनों का समय दे दिया है कि भैया 7 दिन के अंदर अपनी बातें बताइए कि क्या आप कहना चाह रहे हैं। सरकार के जवाब के बाद याचिकाकर्ताओं को 5 दिन में जवाब देना होगा और अगली सुनवाई 5 मई को 2 बजे दोपहर में होने वाली है। यानी कि पूरा धीरे धीरे आप देखें, आज 17 है, फिर उधर मतलब 20-25 दिनों का कहीं ना कहीं मामला आ रहा है और इन दिनों में 7 दिन के अंदर में आपको देना है। 7 यानी कि 24-25 तारीख तक ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए कि सरकार क्या कहना चाह रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के खिलाफ 70 याचिकाएं की जगह सिर्फ 5 याचिकाएं ही दायर की जाएं। यानी कि कानून जो है, जो कानून बना है उसके खिलाफ जो दायर 70 याचिका है उसकी जगह सिर्फ 5 याचिका दायर हो जाए और उन्हीं पर सुनवाई होगी। तब सरकार को 3 निर्देश मान्य होंगे। क्या क्या निर्देश हैं? निर्देश एक है कि वक्फ बोर्ड पर केंद्र के जवाब तक वक्त की संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी। जो वक्फ बोर्ड की अभी संपत्तियां जिस स्थिति में है उसी स्थिति में तब तक रहेंगी जब तक केंद्र सरकार अपनी बातें नहीं रख देती है। कोर्ट से वक्त घोषित संपत्ति डी नोटिफाई नहीं होगी, वह वक्त बाय यूजर हो या वक्त बाय डीड हो। वक्त बोर्ड और केंद्रीय वक्त परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। यानी कि जब तक बातें नहीं रख दी जाएंगी तब तक कभी नई नियुक्तियां नहीं की जाएंगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 110 से 120 फाइलें पढ़ना संभव नहीं होता है। ऐसे में कुछ पॉइंट तय करने होंगे। सिर्फ 5 पॉइंट तय करिए और 5 मुख्य आपत्तियों पर सुनवाई करिए। सभी याचिका कि जो मुख्य बिंदु है उसी पर सहमति बनाएं और नोडल काउंसिल के जरिए आपत्तियों को तय कर लीजिए। यानी कि जितने मेन पॉइंट हैं उन्हीं को निकालिए, इतनी ढेर सारी फाइल मत गाजिए। वहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथन इस बेंच की सुनवाई कर रहे हैं। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पैरवी कर रहे हैं। वहीं कानून के खिलाफ कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी, शिव सिंह दलीलें अपनी रख रहे हैं। कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 25, 26, 29, 300A का उल्लंघन करता है। याचिका में ये बातें कही गई हैं, जो आरोप लगाए गए हैं। यानी कि मूल अधिकार जितने हैं उनमें बात की गई है। 300A यानी कि संपत्ति का अधिकार होता है। आपको बता दें कि अनुच्छेद 31 जो होता है वो अब डिलीट कर दिया गया है। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार होता था, उसे हटा के अब कानूनी अधिकार बनाया गया, 300A में आ गया है। अनुच्छेद 14, 15, 25 धार्मिक स्वतंत्रता इसमें आ जाते हैं और मूल अधिकार जो है उनमें समता समानता की बात की जाती है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों के प्रबंधन की बात की जाती है कि उसका मैनेजमेंट कौन करेगा। तो जो याचिकाकर्ता वो कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों का उल्लंघन किया गया है। वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को शामिल करना और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को वक्फ संपत्ति का फैसला करने का अधिकार देना हस्तक्षेप, सरकारी हस्तक्षेप जो है उसको बढ़ा रहा है, ऐसे भी आरोप लगे हैं। और यह कानून मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करता है क्योंकि अन्य धार्मिक ट्रस्टों पर समान प्रतिबंध नहीं है। यानी कि इन सारी चीज़ों की बातें की जा रही हैं। न्यायाधीशों ने अपनी अपनी बात रखी, जैसे संजीव खन्ना और तुषार मेहता। तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं। संजीव खन्ना ने कहा कि एक बहुत परेशान करने वाली बात है, वह है हिंसा। यह मामला कोर्ट में है, हम इस पर फैसला करेंगे। यानी कि जो पश्चिम बंगाल हुआ या असम हुआ, जहाँ पर भी इन सारी चीज़ों को लेकर प्रोटेस्ट के नाम पर हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं। जैसे पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ हिंदुओं को मारा पीटा जा रहा है। 500 से ज़्यादा हिंदू पलायन कर चुके हैं। साथ ही साथ मुर्शिदाबाद की घटना है, हम बता रहे हैं। और वहाँ पे हिंदू मंदिर जो हैं उनकी मूर्तियों को खंडित कर दिया गया, निकाल के बाहर तोड़ फोड़ मचाया गया है। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, केंद्रीय बल वहाँ पे लगा कर वहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश की गई। इन सारी चीज़ों पर कोर्ट कह रहा है कि भैया जब मामला कोर्ट में है
तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। और ऐसा करके आप लोग कानून पर दबाव बना रहे हैं तो इन सब चीज़ों से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इनडायरेक्ट में उनका ये कहना है कि फैसला इस पर तो हम ही करेंगे, तो बाकी आप उधर उधर ही रहिए, अपना शांति बनाए रखिए, ऐसा उनके इनडायरेक्ट में आप समझ सकते हैं। तो तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल क्या कह रहे हैं कि वक्त कानून के विरोध में हिंसा दबाव बनाने के लिए कराई जा रही है। यानी कि इनका आरोप है तुषार मेहता जी का कि ये कह रहे हैं कि जो चीज़ें हो रही हैं, जिस प्रकार से हिंसा की जा रही है, तो ये वक्त कानून को दबाने के लिए कि ऐसे हिंसा उंसा होगी तो कानून कहीं ना कहीं रुक जाएगा। आपको बता दें कि जो पूरा मामला चल रहा है वक्त कानून, इसमें 3 कैटेगरी है और तीनों में 14 बड़े बदलाव किए गए हैं। इनमें जैसे इसके स्ट्रक्चर में बदलाव किए गए हैं, जैसे आर्टिकल 9 और 14 में बदलाव करके 2 महिला मेंबर को शामिल कर दिया गया है और 2 गैर मुस्लिम मेंबर भी शामिल किए जाएंगे। सिया सुन्नी सहित पिछड़े समुदायों के लोगों को भी मेंबर बनाने की बात की गई है। बोहरा और अगखानी मुस्लिम समुदाय, यानी कि जैसे मुस्लिम समुदाय है उसमें भी छोटी जाति बड़ी जाति ऐसे करके सिस्टम बने हुए हैं, जिसमें उसमें भी छुआछूत जैसी व्यवस्था है। सिया सुन्नी है ये तो एक दूसरे को देखने ही नहीं चाहते हैं। आप वर्ल्ड वाइड में जब जाएंगे ना, विश्व स्तर पर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा दुनिया में झगड़ा सिया और सुन्नी का होता है, ठीक है। और भारत में भी उत्तर प्रदेश की बात की जाए, लोग बताते हैं कि जब योगी आदित्यनाथ की सरकार से पहले यूपी में हर वर्ष, हर दूसरे वर्ष, हर 6 महीने पे सिया सुन्नी विवाद, लखनऊ हुआ, मुजफ्फरनगर हुआ, ऐसे जहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, जहाँ पे सिया सुन्नी बाहुल्यता है, वहाँ पे ऐसे लड़ाइयाँ होती रहती है। तो जो सिया सुन्नी है, इनमें से एक समुदाय को निम्न जाति समझा जाता है, एक उच्च जाति समझा जाता है। तो इसमें से एक व्यवस्था ऐसी थी, जो वक्फ बोर्ड कानून बिल है, इसमें उन लोगों को जगह नहीं दी जाती है, ऐसा सरकार कहती है। और सरकार कह रही है कि हम इन लोगों को इसमें मेंबर बनाएंगे, यानी कि सिया सुन्नी सहित जो पिछड़े मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्हें मेंबर बनाया जाएगा। बोहरा हुए, आगा खानी हुए, मुस्लिम समुदाय के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड बनाने की बात भी की गई है। केंद्र सरकार सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 3 सांसदों, जैसे लोकसभा से 2, राज्यसभा से 1 को रखेगी। जरूरी नहीं है कि वे मुस्लिम हो, अब तक तीनों सांसद मुस्लिम होते थे। और वक्त प्रॉपर्टी जो है, जो वक्त ने प्रॉपर्टियां अपने अधीन कर रखी हैं, उन सारी चीज़ों पर नियंत्रण के लिए भी कई कानून बनाए गए हैं। जैसे CAG या सरकार की तरफ से नियुक्त ऑडिटर वक्त प्रॉपर्टी का ऑडिट करेंगे। राज्य सरकार प्रॉपर्टी के सर्वे के लिए सर्वे कमिश्नर की जगह जिला कलेक्टर को नियुक्त करेगी। बोर्ड को अपनी प्रॉपर्टी जिला कलेक्टर के ऑफिस में रजिस्टर भी करवानी होगी। वहीं कलेक्टर किसी वक्त प्रॉपर्टी को सरकारी संपत्ति मानता है तो उसे राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव करवाकर राज्य सरकार को इसकी रिपोर्ट भी देनी होगी। वहीं जब कलेक्टर किसी विवादित प्रॉपर्टी पर रिपोर्ट नहीं देते तो उसे वक्फ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। यानी सरकार के फैसला न लेने तक प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड कंट्रोल नहीं कर सकेगा। बिना कागजात के कोई संपत्ति वक्त नहीं मानी जाएगी। मसलन मस्जिद वक्त नामे के बिना भी वक्त की संपत्ति होती थी, अब ऐसा नहीं होगा। यानी कि अभी तक जो भी मस्जिद था, ईदगाह थी या कब्रिस्तान थे, जो प्रॉपर्टी में नहीं थे, यानी कि रजिस्टर्ड नहीं है या बहुत कई सालों से चलते आ रहे हैं, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उन सारी चीज़ों पर कहीं ना कहीं सरकार कह रही है कि भाई या तो रजिस्ट्रेशन करवाओ या तो फिर इसको खाली करो, क्योंकि जब इतने सालों से आप क्या कर रहे थे। और ये जब चर्चा हो रही थी ना, तो इस चर्चा में तुषार मेहता ने ये भी कहा कि जैसे विभिन्न कानून बदले, कई बार 2-3 बार कानून बदले और हर बार ये बोला गया कि वक्त संपत्तियां जो हैं उनका रजिस्ट्रेशन करवाएं। पहले भी कानून में ये था कि रजिस्ट्रेशन करवाना है, लेकिन इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए। इसका मतलब इनकी मंशा पर सवालिया निशान उठता है, ऐसा सरकार कह रही है। वहीं धारा 40 खत्म कर दी गई है। इसके तहत वक्त को किसी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करने का जो अधिकार था, उस पर कहीं ना कहीं निपटान करने की बात की गई है कि भाई अब ना तुम पे ये होगा और ना ही तुम ये कर पाओगे। यानी कि इनका ये था ना सिस्टम कि आप किसी भी संपत्ति पे जाते हैं, जैसे इन्होंने देश के बड़े बड़े ऐसे राष्ट्रीय धरोहर हैं उन पर भी अपना दावा कर, जैसे भारत की संसद हो गया। आपने कुंभ मेले की ज़मीनों पर भी देखा होगा कि उसे वक्त प्रॉपर्टी बता दी गई। साथ ही साथ आप देखिए बहुत सारी ऐसी जगह है, राष्ट्रपति भवन तक को लेकर कहते हैं, लखनऊ में विधानसभा भवन को, तो हर चीज़ भारत की जितनी चीज़ें हैं सब वक्त प्रॉपर्टी है। ऐसा कई जगह लिखा हुआ या सुना हुआ मिल जाता है और विवादित चीज़ें होती हैं। इससे क्या होता है, देश में कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती है। तो वो जो धारा 40 थी उसी को ही खत्म कर दिया गया है। वक्त ट्रिब्यूनल के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी, यानी कि पहले कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाती थी, अब कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। वहीं अब वक्त ट्रिब्यूनल के फैसले को सिविल जज, सिविल, राजस्व या दूसरी अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। पहले नहीं दी जा सकती थी, अब दी जाएगी। ठीक है।
वहीं नए कानून के बनने से पहले या बाद में किसी सरकारी संपत्ति को वक्त की प्रॉपर्टी घोषित किया गया है तो अब वह वक्त की प्रॉपर्टी नहीं होगी। यानी कि कोई सरकारी प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, तो वक्त की प्रॉपर्टी नहीं होगी। जो पहले से थी या बाद में थी, कोई भी जो गवर्नमेंट लैंड है वो वक्त की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वक्त बचाओ अभियान का पहला फेज 11 अप्रैल से शुरू हुआ है, जिसमें 7 जुलाई यानी 87 दिन का 87 डेज तक ये अभियान चलेगा। इसमें वक्त कानून के विरोध में 1 करोड़ हस्ताक्षर अभियान है और जिसमें प्रधानमंत्री को ये भेजा जाएगा कि प्रधानमंत्री जी भाई इस कानून के खिलाफ 1 करोड़ लोग हैं, ऐसा करके, यानी कि सरकार पर दबाव बनाएगा। वक्त संशोधन कानून पे लगातार सरकार ने अपनी अपनी बातें रखी और फिर उसे धीरे धीरे करते हुए लागू कर दिया। जैसे इसकी शुरुआत की जाती है 8 अगस्त 2024 से, जब संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू लोकसभा में ये बिल पेश करते हैं 2024 में, आज से 1 साल पहले। विपक्ष के विरोध और हंगामे की वजह से इस पर ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाई गई थी, जेपीसी जिसे कहते हैं, जेपीसी। इसमें सभी राजनीतिक दलों से मेंबर्स लिए जाते हैं, वो लोग इस पर गहन चर्चा करते हैं। फिर उसके बाद 9 अगस्त को 31 मेंबर की जेपीसी बनती है, यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनती है। फिर 2024 अगस्त से लेकर जनवरी 2025 तक लगभग 34 बैठकें इसमें होती हैं। फिर उसके बाद इसमें कई राज्यों का दौरा किया गया। फिर उसके बाद कई इस्लामिक विद्वान थे, कानून के जानकारों द्वारा इस पर चर्चा की गई। फिर 30 जनवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को ये रिपोर्ट दे दी गई। लीजिए महाराज अब रखिए, अब इस पर आप जो करना है करिए। तो ये करीब 500 पेज की रिपोर्ट थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि वक्त संशोधन बिल जो था, जेपीसी की रिपोर्ट कितने पेज की थी, तो 500 पेज की थी, जिसमें सत्ता पक्ष की ओर से सुझाए गए 14 बदलाव किए गए थे। वहीं विपक्ष के 44 संशोधनों को नहीं माना गया, अस्वीकार कर दिया गया। फिर 28 मार्च 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि बिल संसद के मौजूदा बजट सत्र में हम दोबारा से पेश करेंगे। 1 अप्रैल 2025 को किरण रिजिजू ने बताया कि सरकार 2 अप्रैल को लोकसभा में बिल को लाने की तैयारी कर रही है। फिर 2 अप्रैल का दिन आता है, लोकसभा में बिल पास हो जाता है। फिर अगले ही दिन 3 अप्रैल को राज्यसभा से बिल पास होता है। फिर 2 दिनों बाद 5 अप्रैल को राष्ट्रपति ने कानून को मंजूरी दे दी। 8 अप्रैल 2025 को गृह मंत्रालय ने कानून लागू होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, यानी कि भारत का राजपत्र जारी हो जाता है और ये कानून बन जाता है। और फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, वो सारी चीज़ें हमने आपको अभी अभी बताई हैं। तो उम्मीद है कि अभी तक के घटनाक्रम आपको पता चले होंगे। अब देखने वाली बात होगी कि 7 दिनों में भारत सरकार क्या अपना जवाब देती है। फिर उसके बाद पार्टी जो है, जो विपक्ष है, जिन्होंने आपत्ति दर्ज किया, आपत्तिकर्ताओं द्वारा क्या जवाब दिया जाता है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।